हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन एक्सप्रेस के सेकेंड एपिसोड में। तो इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। 10 सब्जेक्ट से 10 प्रश्न लेंगे और डील करते हुए कम से कम हम 70 से 80 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर ही जब भी देखिएगा लेसन देखिएगा, क्योंकि जैसे ही बीच में कोई नया क्वेश्चन आएगा उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। कोई भी एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे होंगे जहाँ जीके जीएस से क्वेश्चन आते हैं, सारे एग्जामिनेशन में आपको ये मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। साथ ही क्या है कि आप अपने प्रिपरेशन का लेवल भी इससे आप जांच कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे बारे में कुछ जानना चाहते हैं, स्लाइड को पढ़कर हमारे बारे में जान सकते हैं। साथ ही सिलेक्शन का आपको पीडीएफ चाहिए तो द सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर सर्च कीजिएगा द सिलेक्शन गुरु। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है। आपको बोलता है कौन सा कथन जो है मौलिक अधिकार के बारे में सही है। बोलता है कि मौलिक अधिकार यह पहला संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। बिल्कुल गलत बात है। पहला संविधान संशोधन भारत के संविधान 1951 में किया गया था और वो भूमि सुधार से संबंधित था, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, ये भी आपका गलत है। क्योंकि एक्चुअली में देखिए क्या है कि मौलिक अधिकार का समावेशन जो मूल संविधान था उसमें किया गया था। मतलब क्या मौलिक अधिकार मूल संविधान का ही हिस्सा था, इस कारण से क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए क्या है, 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या बहुत सारा भारतीय संविधान में चीज़ों का समावेशन किया गया, इसीलिए 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान बोलते हैं। और देखिए मौलिक अधिकार का चर्चा हमारे संविधान में था, नीति निर्देशक तत्व का भी चर्चा हमारे संविधान में था शुरू में जो बना था, लेकिन जो आपका मौलिक कर्तव्य होता है, फंडामेंटल राइट होता है, उसका चर्चा भारतीय संविधान में नहीं था। तब 42वां संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। तो उस समय 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था और वर्तमान समय में 11 मूल कर्तव्य है, तो इसको भी आप चाहे तो याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन समझ लेते हैं। मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो भारत के संविधान के भाग 3 में वर्णन है। जैसा कि आपको पता है कि भारत के संविधान में कई सारा भाग है, तो भाग 3 में इसका वर्णन है और भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। तो मौलिक अधिकार क्या है, नागरिकों को कुछ अधिकार देता है और उस अधिकार का अगर आपका हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसीलिए भाग 3 को बोला जाता है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। और यह भाग 3 जो है अनुच्छेद 12 से 35 है। मतलब कि अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या है, मौलिक अधिकारों की चर्चा किया गया है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का समावेशन जो है कहाँ से किया है, किस संविधान से किया गया है। तो अमेरिका के संविधान से इस चीज़ को लिया गया है, मौलिक अधिकार का प्रावधान, तो ये भी याद कर लीजिएगा। अब देखिए क्या था कि मूल जो संविधान हमारा बना था उसमें 7 मौलिक अधिकार था। कितना था, 7 मौलिक अधिकार था। लेकिन वर्तमान समय में कितना है, 6 मौलिक अधिकार है। मतलब शुरू में 7 था, वर्तमान में कितना है, 6 है। हुआ क्या कि जो संपत्ति का अधिकार था, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी, इसको मौलिक अधिकार के श्रेणी से भी हटा दिया गया है और इसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया है। और यह बनाया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। ये भी याद रखिएगा किसके तहत, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत। और इसको अनुच्छेद 300 के ए में डाल दिया गया है। संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार वर्तमान समय में नहीं है, तो इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए क्या मौलिक अधिकार आपको पूरा पता होना चाहिए, क्योंकि अगर संविधान से क्वेश्चन आता है तो मौलिक अधिकार से पक्का ही क्वेश्चन आता है। तो 12 से 35 तक जितना है आपको पूरा पता होना। देखिए सारे अनुच्छेद तो आप याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन कम से कम जो मेन होता है उसको आप याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है, यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुच्छेद 17 के बारे में बड़ी बार पूछा जाता है कि अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है। तो अस्पृश्यता का अंत या अनटचेबिलिटी का अंत से। जैसे आप देखते होंगे गांव ग्रामीण क्षेत्र में आजकल भी होता है, खास करके जो होता है कि उच्च वर्ग और जो निम्न वर्ग होते हैं या जाति पाति वाला जो भेदभाव होता है ना, छुआछूत वाला, उसको दूर किया क्या है कि अगर कोई छुआछूत का प्रैक्टिस करता है, मतलब होता है ना किसी को कुआं पर पानी नहीं भरने दे रहा है तो बोल रहा है कि छोटा जात है तो मतलब ये चीज़ नहीं कर सकता, उसी भी नहीं कर सकता है। तो ऐसा अगर कोई आदमी प्रैक्टिस करता है, ठीक ना, व्यवहार करता है, तो उसको कानून के तहत क्या है, दंडित किया जाएगा। तो इसी को बोलते हैं अनटचेबिलिटी का एंड किया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 32 क्या बोलता है, देखिए अनुच्छेद 32 बोलता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि आपके मौलिक अधिकार का कोई भी हनन कर रहा है, कोई कौन हनन कर सकता है, कोई भी हनन कर सकता है, तो कोई व्यक्ति हनन कर सकता है या तो आपका राज हनन कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए क्या मौलिक अधिकार के हनन होने पर कोई व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जी हाँ, सीधे भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है या तो हाई कोर्ट भी जा सकता है। मतलब दोनों जगह में से कहीं सीधे जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकता है। तो इतना कम से कम आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोलता है भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है।
देखिए राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है, जैसे घर का आय का मतलब क्या होता है कि आपके घर में जो इनकम आ रहा है उसी को बोलते हैं घर का आय। तो राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है कि जो राष्ट्र का टोटल इनकम होगा, राष्ट्र का इनकम होगा, आय होगा, उसी को बोलते हैं राष्ट्रीय आय बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि कई सारा सेक्टर में जो भी राष्ट्र में एक्टिविटी होता है उसको कई सारा सेक्टर में बांट दिया जाता है। ठीक है ना, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। तो वर्तमान समय में सर्वाधिक जो योगदान है तृतीय क्षेत्र का है। इसके बारे में समझाता हूँ क्या होता है। ऐसे याद कर लीजिए कि सर्वाधिक योगदान किसका है, तृतीय क्षेत्र का है। और एक और चीज़ याद रख लीजिएगा कि जैसे जैसे किसी अर्थव्यवस्था, जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था विकसित होता है ना, तो उसमें तृतीय क्षेत्र जिसको सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र बोलते हैं, उसका योगदान क्या होता है, बढ़ते जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब समझते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर होता क्या है। देखिए प्राइमरी सेक्टर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी, और वो क्या होता है प्राकृतिक पर डिपेंडेंट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। जैसे हम बात करते हैं क्या क्या आप मिट्टी निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मिट्टी निकाल रहे हैं, ठीक है ना, तो ये क्या प्राकृतिक के ऊपर डिपेंडेंट है, उस नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है। खनिज निकाल रहे हैं, ठीक है ना, दूध वाला कारोबार कर रहे हैं, गाय से दूध दूह रहे हैं, ये सब क्या है प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है। और उसी प्राइमरी सेक्टर को क्या करते हैं, जो चीज़ वहाँ से निकलता है उसको थोड़ा सा वैल्यू ऐड कर देते हैं, ठीक है, उसके मूल्य को बढ़ा देते हैं, तो वो कहाँ चला जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। कहाँ चला जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। जैसे मान लीजिए कि मिट्टी यहाँ से निकाले थे, अब मिट्टी को अब ईंट बना दिए, क्या बना दिए, ईंट बना दिए, तो ईंट क्या वैल्यू बढ़ गया ना, मतलब मिट्टी का वैल्यू बढ़ गया, तो ये कहाँ चला गया सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है ना। अब देखिए क्या होता है कि मान लेते किसी ईंट को यहाँ पर बिल्डिंग बन रहा है, इसको यहाँ पर पहुँचाना है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ट्रैक्टर से पहुँचेगा, कोई ड्राइवरी करे काम करेगा, कोई मैनेजर का काम करेगा, लिखा पढ़ी वाला काम करेगा, तो ये सब जो काम हो रहा है उसको बोलते हैं सेवा कर रहा है। एक तरह का ड्राइवर क्या दे रहा है, अपना सेवा दे रहा है, ठीक है ना, लिखा पढ़ी वाला क्या कर रहा है, एक तरह का सेवा दे रहा है, तो ये सब टर्शियरी सेक्टर में आ जाएगा, ठीक है ना। अब समझते हैं फिर से प्राइमरी सेक्टर कैसा सेक्टर होता है, जिसमें क्या होता है प्रकृति के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे एग्रीकल्चर, हमारे यहाँ क्या होता है एग्रीकल्चर, कृषि जो होता है मुख्य रूप से प्राइमरी सेक्टर में किया जाता है, इसीलिए प्राइमरी सेक्टर को भारत में एग्रीकल्चर क्षेत्र या कृषि क्षेत्र बोला जाता है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि प्राइमरी सेक्टर की चीज़ को वैल्यू एड करते हैं। जैसे दूध हम लेके निकाले थे तो प्राइमरी सेक्टर में था, उसको पेड़ा बना दिए तो कहाँ चला गया, सेकेंडरी सेक्टर में चला गया। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग मतलब मुख्य रूप से विनिर्माण का कार्य कहाँ होता है, सेकेंडरी सेक्टर में, इसलिए हमारे यहाँ द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है, कोई सेवा देता है, टीचर कोई सेवा दे रहा है, ड्राइवर कोई अपना गाड़ी चला रहा है, ठीक ना, कोई बस कंडक्टर है अपना सेवा दे रहा है, डॉक्टर कोई सेवा दे रहा है, ये सब क्या होता है टर्शियरी सेक्टर में जाता है। आइए जनरली क्या होता है ज़्यादा स्किल की जरूरत होता है, समझ में आ रहा है। अब समझिए क्या है, कोई भी इकोनॉमी जो होता है शुरू में उसका योगदान प्राइमरी सेक्टर का ज़्यादा होता है। मान लीजिए 100 रुपया अगर देश कमा रहा था, शुरू में क्या होता है एग्रीकल्चर वाला मुख्य रूप से काम होगा वही होगा, लेकिन फिर क्या आता है सेकेंडरी सेक्टर, फिर आता है टर्शियरी सेक्टर। भारत में क्या है वर्तमान समय में कि देखिए ये जो डाटा चेंज होता रहता है, लेकिन मोटा मोटा याद कीजिएगा प्राइमरी सेक्टर का योगदान अभी कितना 18% है, सेकेंडरी का 27 है और टर्शियरी का कितना है 55। याद करना आसान है कि प्राइमरी का सबसे कम योगदान है, सेकेंडरी का दूसरा स्थान पर है, टर्शियरी का सबसे ज़्यादा योगदान है। इस डाटा को आसपास याद रखिएगा तो ऑप्शन आएगा, उसके अनुसार आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोलता है निम्नलिखित में से किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है, ठीक है ना। अब सुने क्या एशियन टाइगर, तो इसका मतलब क्या है कि जो देश मजबूत होगा उसको एशियन टाइगर बोलेंगे। यही सोच के आप बनाइएगा, तो जनरली क्या बना लीजिएगा कि चीन होगा, जापान होगा, भारत होगा, दक्षिण कोरिया होगा, क्योंकि अभी वर्तमान समय क्या एशिया में सबसे मजबूत है, ठीक ना। तो आप क्या हो जाएगा गलत, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। देखिए क्या है एक्चुअली एशियन टाइगर का कंसेप्ट क्या है। देखिए हुआ क्या था ना कि 1960 और 90 के दशक में मतलब विश्व के अर्थव्यवस्था साधारण गति से बढ़ रहा था, लेकिन देखा गया एशिया में 4 देश जो थे बहुत तेज़ी से विकास कर रहे हैं, जिसमें एक था आपका यहाँ पर सिंगापुर था, ठीक ना, यहाँ पर हांगकांग था और यहाँ पर ताइवान था और यहाँ पर साउथ कोरिया। इसको देखा गया इसका अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है और लगातार 60 से 90 के बीच में मतलब 30 साल 7% से अधिक मतलब वृद्धि दर बनाए रखा। देखिए एक साल में वृद्धि दर अच्छा बना लेना कोई बड़का बात नहीं होता है, लेकिन लगातार उस वृद्धि को बनाए रखना बहुत बड़ा बात होता है। जैसे कहने का मतलब है कि एक आध एग्जाम में टॉप कर गए भगवान भरोसे कोई बड़का बात नहीं है, लेकिन हर एक एग्जाम में टॉप कर रहे हैं बहुत बड़ा बात हो जाता है। समझे लगातार 30 साल 7% अधिक वृद्धि दर से अपना विकास दर को बनाए रखा था। इसी कारण से 4 देश को बोलते हैं एशियन टाइगर बोला जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, हांगकांग और ताइवान को क्या बोला जाता है, एशियन टाइगर बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीनविच रेखा किसे कहा जाता है। ग्रीनविच के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी लोग जानते होंगे। तो ग्रीनविच बोला जाता है 0 डिग्री देशांतर को। 0 डिग्री देशांतर क्या होता है, ग्रीनविच। अब देखिए 0 डिग्री देशांतर अक्षांश क्या होता है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जैसे पता है कि क्या है पृथ्वी है, ये क्या है पृथ्वी है, इस तरह से पृथ्वी है। तो देखिए
पृथ्वी में जो इस तरह से लेटा हुआ लाइन खींचते हैं ना, इस तरह से लेटा हुआ लाइन खींचते हैं, इसको लैटिट्यूड बोलते हैं या अक्षांश बोलते हैं। ऐसे से करेंगे, ऐसे से करेंगे, ऐसे से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अक्षांश हो जाएगा। लेकिन इसी में क्या करेंगे, ऐसे ऐसे लाइन खींचेंगे, ऐसे ऐसे लाइन खींचेंगे, ऐसे ऐसे खड़ा खड़ा लाइन खींचेंगे, ठीक ना, तो यह क्या होता है, देशांतर हो जाता है, इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। समझ में आ रहा। तो खड़ा खड़ा लाइन ऊपर ऊपर हो जाए क्या हो जाएगा, देशांतर हो जाएगा। जो पड़ा पड़ा लाइन रहेगा लेटा हुआ, इसको बोलेंगे लैटिट्यूड या अक्षांश बोलेंगे। तो हमको समझना है देशांतर। समझ में आ रहा। तो देखिए क्या होता है कि इस तरह से ग्लोब है समझे। तो ग्लोब के यहाँ पर देखिए 0 डिग्री देशांतर है। हुआ क्या कि बीच में, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से आप यहाँ जा रहे हैं, अभी यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ जाइएगा, तो क्या होता है टाइम वगैरह में क्या होता है, समझने में प्रॉब्लम होता है कि यहाँ कितना बजे, वहाँ कितना बजेगा। तो इसको सुविधा के लिए क्या किया गया कि बीच को अलग अलग टाइम जोन में विभाजित करने का प्रयास किया गया, ठीक ना। इसी को ध्यान रखते हुए क्या बनाया गया कि 0 डिग्री देशांतर को प्रधान समय रेखा माना गया, ठीक ना। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान समय रेखा माना गया। देखिए क्या है कि बीच में कहीं भी स्थान का अगर समय निकाला जाता है ना, तो 0 डिग्री देशांतर को से तुलना किया जाता है, उसी के आधार पर समय निकाला जाता है। सब इसे ऐसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं कि आपको लग जाता है कि आप लंबा है, तो लंबा है मतलब क्या, किससे तुलना किया जाता हो। आप छोटा है, इसका मतलब क्या, किससे तुलना किया जाता होगा। तो यहाँ समय निकाला जाता है तो 0 डिग्री देशांतर से तुलना किया जाता है, और इसी 0 डिग्री देशांतर को बोलते हैं ग्रीनविच। मतलब ग्रीनविच में है, जैसे देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं। देखिए ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है, नहीं वाला, देखिए तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इंग्लैंड है, लंदन है, लंदन के अंदर में ही क्या है, यहाँ पर ग्रीनविच है, ठीक है। तो इसी को माना गया 0 डिग्री देशांतर। इसी के लाइन वाला सामने को क्या बोला गया, सबको 0 डिग्री देशांतर बोला गया। और प्रधान समय रेखा हमारा कहाँ से गुजरता है, तो ग्रीनविच से गुजरता है। अब एक क्वेश्चन एक बार इंटरव्यू में पूछा गया था कि ग्रीनविच से ही क्यों 0 डिग्री देशांतर को माना गया, ग्रीनविच को ही प्रधान समय रेखा क्यों माना गया। तो देखिए जिस समय यह निर्धारण हो रहा था, उसमें पूरे वर्ल्ड का पावर कौन था, इंग्लैंड था, यूके था, यूनाइटेड किंगडम था। तो देखिए जिसके पास पावर होता है उसी के अनुसार इतिहास लिखा था, उसी के अनुसार सब चीज़ होता है। आज के डेट में क्या होता है, अमेरिका के साथ, अमेरिका पावरफुल है तो अमेरिका के अनुसार विश्व में सब चीज़ होता है, ठीक है ना। आने वाला समय में चाइना के अनुसार होगा, वो चाइना पावरफुल मतलब होने वाला है। समझ में आ रहा है, तो ये याद रखिएगा। तो 0 डिग्री देशांतर को क्या बोलते हैं, प्रधान समय रेखा। और जबकि 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और देखिए 0 डिग्री देशांतर जैसे गोल होता है ना, गोल मान लीजिए, तो देखिए इधर से 0 डिग्री जाएगा, यही वाला क्या हो जाएगा, इधर से 180 डिग्री देशांतर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। जैसे इधर वाला मान लीजिए यहाँ पर करते हैं आप दोस्त, यहाँ पर करते हैं, देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से जो लाइन गई इसको 0 डिग्री बोलते हैं। ये उधर घूम के चला जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, 180 डिग्री देशांतर। तो उसको बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय समय तिथि रेखा बोला जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोला जाता है। अब एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना है। तो कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितना है, 360 है। तो इसको आप याद रख सकते हैं, ठीक है। देशांतर से क्या निकाला जाता है, तो देशांतर से किसी स्थान का समय रेखा निकला जाता है। क्या निकला जाता है, समय निकला जाता है। पूरे विश्व को कितना टाइम जोन में बांटा गया है, तो 24 टाइम जोन में बांटा गया है। पूरे विश्व को 24 टाइम जोन में बांटा गया है। टाइम जोन से कंसेप्ट को अगले लेसन में मैं जब बताऊंगा तो उसमें डिस्कस कर दूंगा किसी और लेसन में, ठीक है ना, क्योंकि फिर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। अब समझते हैं, क्वेश्चन पूछेगा कि 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ होता है। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देशांतर रेखा क्या होता है, किस तरह से देशांतर रेखा खींचा गया, इस तरह से देशांतर रेखा खींचा गया। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। बीचे बीच पृथ्वी को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं। तो ये देखिए सबसे ज़्यादा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, उसके बाद देखिए घटते 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 यहाँ क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब 2 देशांतर के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिक होता है, जबकि ध्रुव पर क्या होता है, कम होता है। तो इसी को आपको याद कर लेना है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक कहाँ होता है, एक मिनट दोस्त, विषुवत रेखा पर अधिक होता है, ध्रुव पर क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो देशांतर रेखा का समय निकला जाता है। अक्षांश रेखा पूछेगा तो आप जान लीजिए, अक्षांश रेखा बेसिकली समझा ही देता हूँ, थोड़ा सा और कंसेप्ट है, इसको समझ ही लीजिए अक्षांश रेखा को। ये पृथ्वी है, तो देखिए पृथ्वी के जो ऐसे लाइन खींचा जाता है इसको बोलता है अक्षांश रेखा बोला जाता है। समझ में आ रहा है। अक्षांश रेखा से क्या होता है, किसी भी स्थान का बेसिकली क्या है, टेम्परेचर, जलवायु वगैरह का मेजरमेंट किया जाता है, ठीक है। आपको ये पता होगा कि देखिए विषुवत रेखा क्या होता है, ये वाला, ये विषुवत रेखा हो गया, ठीक है ना। तो विषुवत रेखा से ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर वगैरह क्या होता है, गिरता है। ऊपर में क्या होता है, ठंडा होता है। सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ पाया जाता है, तो इसी एरिया में होता है, विषुवत रेखा के आसपास इलाके में सबसे ज़्यादा गर्मी पाया जाता है। अब पानी भी सबसे ज़्यादा यहीं होता है, तो बरसात भी सबसे ज़्यादा यहीं होगा, धूप भी सबसे ज़्यादा यहीं है, तो बायोडाइवर्सिटी भी सबसे ज़्यादा पाया जाएगा। मतलब पानी भी जहाँ है, जहाँ धूप भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर जीव जंतु की संख्या क्या होगा, बहुत अधिक विविधता देखने को मिलेगा। तो बायोडाइवर्सिटी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, विषुवत रेखा के आसपास वाला इलाका में, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि अमेजन का जंगल जैव विविधता अधिक पाया जाता है, तो अमेजन का जंगल कहाँ है, यहाँ पर है। समझ में आ रहा है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बोलता है क्वेश्चन कि पूजा झूल रही है, पूजा क्या करे, झूला है, झुलुआ पर झूल रही है ना, ढुलुआ जिसको हम लोग बोलते हैं देहाती भाषा में। यदि इसके पास आकर उसकी छोटी बहन भी झूले पर बैठ जाती, होता है ना कि लेकिन देखते रोवे लगता है कि ना हम झुलबुआ,
तो बैठ जाती है। तो झूले का आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि आवर्तकाल क्या होता है, ठीक ना। पहले इसको ऐसे समझा देता हूँ थोड़ा सा, देखिए जान लीजिए आवर्तकाल द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। मतलब झुलुआ पर 10 आदमी झूले या 20 आदमी झूले या 50 आदमी झूले या 1 आदमी झूले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आवर्तकाल पर। मतलब क्या कि आवर्तकाल जो होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान से स्वतंत्र होता है। समझ में आ रहा है। तो मतलब क्या है कि आवर्तकाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसको और समझने का प्रयास करते हैं बढ़िया से। पहले पेंडुलम का आपने सुना होगा, जिसको लोलक बोलते हैं, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि समझिए क्या है कि इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, पेंडुलम होता है, ठीक ना। यही ना होता है, इधर जाता है तखन इधर जाता है, ऐसे से जाता है, ऐसे से जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब देखिए क्या है, एक फार्मूला होता है आवर्तकाल बराबर टी होता है आवर्तकाल, टी बराबर होता है 2π√L/g। तब फॉर्मूला में देखिए कहीं द्रव्यमान आया है, नहीं आया, कहीं द्रव्यमान नहीं आया। इसका मतलब क्या है कि द्रव्यमान से स्वतंत्र हो गया। मतलब 10 किलो का रहेगा, 50 किलो का, 100 किलो का, 500 किलो का, कोई मतलब नहीं है। आवर्तकाल को कोई पढ़ाने का आवर्तकाल का मतलब सिंपल ये होता है कि यहाँ से यहाँ गया और यहाँ गया फिर यहाँ आया, एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसी को क्या बोलते हैं, आवर्तकाल बोलते हैं। तो आवर्तकाल दो चीज़ पर डिपेंड करता है, एक लंबाई पर डिपेंड करता है, एक आपका डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण पर। तो पहले लंबाई वाला समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर मान लेते कि 2 मीटर का झुलुआ है, कितना मीटर का है, 2 मीटर का, समझ में आ रहा है। अगर इसका जगह पर क्या हो गया, 3 मीटर हो गया, क्या हो गया, 3 मीटर हो गया, ठीक ना। तो आवर्तकाल क्या होगा, पहले की अपेक्षा बढ़ जाएगा, पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आवर्तकाल बढ़ने का मतलब यह है कि समय ज़्यादा लगेगा। आवर्तकाल में बढ़ने का मतलब क्या है कि समय अब ज़्यादा लगेगा, ठीक है। अगर ये 4 मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 मीटर, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या कि ये हाँ बोलेगा तो यूँ हाँ बोलेगा, ये ना बोलेगा तो यूँ ना बोलेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, आई घटेगा तो ये भी बढ़ेगा। मतलब लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो आवर्तकाल घटेगा। अगर 2 मीटर का ये झुलुआ था, मतलब 2 मीटर का ये पेंडुलम था, इसके जगह पर कितना कर दिया, 1 मीटर कर दिया गया, तो लंबाई क्या हो गया, घट गया। और लंबाई जब घट गया दोस्त तो क्या हो जाएगा, आवर्तकाल भी घट जाएगा। ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब इसको समझते हैं, जी वाला समझने का प्रयास करते हैं। जी वाला समझने का यह प्रयास करते हैं कि देखिए जी का उल्टा आपको दिखाई दे रहा है, रिलेशन उल्टा दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसमें उल्टा हो जाएगा, अगर जी बढ़ेगा तो टी घटेगा, अगर जी घटेगा तो टी क्या होगा, बढ़ेगा। तो समझिएगा, पूछेगा क्वेश्चन, पृथ्वी पर कोई पेंडुलम है, अब पृथ्वी से हम ऊपर क्या करते हैं, पेंडुलम को ले जाते हैं या लोलक घड़ी को ऊपर ले जाते हैं, तो बोले कि आवर्तकाल बढ़ेगा कि घटेगा। तो समझिएगा, आपको पता है कि पृथ्वी से जैसे ऊपर हम जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, घटता है। अगर पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकंड है, तो आपको पता है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो चंद्रमा पर को पता है क्या होता है, इसका 1/6 होता है। मतलब ऊपर जाने के बाद क्या होता है, घटता है। तो समझिएगा, जी का मान ऊपर जाने पर क्या हो रहा है, घट रहा है, ऊपर जाने के बाद घट रहा है। इसका मतलब क्या है कि आवर्तकाल ऊपर जाने के बाद क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ये बात समझ में आ रहा है। मतलब क्या है कि जी का मान ऊपर घट रहा है तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, वहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि अगर कोई वस्तु को पृथ्वी पर से चंद्रमा पर लेकर के जाते हैं तो आवर्तकाल बढ़ेगा घटेगा, तो जी का मान वहाँ घट रहा है ना, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, वहाँ पर बढ़ जाएगा। तो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। और समझने का प्रयास करते हैं, लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ेगा और लंबाई घटने पर आवर्तकाल क्या होगा, घटेगा। वही चीज़ को लिखा गया है। अब देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर झूला झूलते समय लड़की खड़ी हो जाता है आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो समझिए क्या हो रहा है कि मान ली कि लड़की झूला झूल रही थे, तो पैर ऐसे लटकेले रहेगी, ऐसे लटकेले रहेगी, तो लंबाई यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। लंबाई मान लेते हैं आभासी लंबाई यहाँ से यहाँ तक हो गया ना, यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब क्या होगा, इस पर खड़ा हो गया। खड़ा होने का मतलब क्या, इसका पैर ऊपर चला गया, मतलब अब यहीं तक रहेगा। तो देखिए लंबाई क्या हो गया, घट गया। लंबाई घट गया, इसका मतलब क्या, आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो झूला झूलते समय अगर लड़की खड़ा हो जाएगा तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए ठीक है। आवर्तकाल द्रव्यमान के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। पृथ्वी से ऊपर लोलो को ले जाएंगे तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, इसको भी थोड़ा समझा देता हूँ, इसलिए मैं इसको पिक्चर अलग लिया हूँ, ठीक ना। क्वेश्चन पूछेगा कि यदि कोई गोलाकार बर्तन द्रव से भरा हुआ है, मान लीजिए कि गोलाकार बर्तन क्या है, द्रव से भरा हुआ है। यदि बर्तन में मतलब बर्तन में क्या हो गया, छेद हो गया, मान लीजिए यहाँ पर छेद हो गया, और छेद से क्या हो रहा है कि द्रव निकल रहा है, तो आवर्तकाल बढ़ेगा या घटेगा, समझने का प्रयास करते हैं। देखिए मान लेते हैं क्या है, बर्तन है तो इसमें पानी भरा हुआ है, तो पानी भरा हुआ जिससे पता है गोल में क्या होता है, गुरुत्व केंद्र कहीं बीच में चला था। जैसे आदमी के बारे में बोला जाता है कि ढोड़ी जो होता है ना, ढोड़ी, उसमें क्या होता है, गुरुत्व केंद्र आता है। वहाँ पर जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि इस तरह से है, तो यहाँ पर देखिए कॉपी को कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर इसको रखिएगा तो क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, नहीं तो इधर उधर कहीं कीजिएगा तो गिर जाएगा, लेकिन यहाँ पर कहीं रखिएगा तो खड़ा हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं इसका द्रव्यमान एक पॉइंट पे क्या है, केंद्रित है, और उस पॉइंट पर उतना
मतलब फोर्स लगाकर इसको हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो समझिए क्या है कि पृथ्वी यहाँ गोलाकार है, यहाँ क्या गोलाकार है, तो इसके बीच में कहीं गुरुत्व केंद्र इसका होगा। तो मान लेते हैं क्या कि यहाँ गुरुत्व केंद्र है, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो हम मान लेते हैं कितना कि 2 मीटर इसका कितना लेंथ मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 2 मीटर इसको लेंथ मान लेते हैं, सॉरी 2 मीटर इसको क्या करते हैं लेंथ मान लेते हैं 2 मीटर, ठीक। अब देखिए क्या होगा कि लिक्विड इसमें से गिरेगा, तो लिक्विड गिरेगा तो समझिएगा इसको, लिक्विड जब गिर रहा तो क्या होगा कि लिक्विड मान ली कि यहाँ नीचे चलाता है, यहाँ नीचे चलाता है, तब ये ऊपर लिक्विड है या नहीं है, नीचे लिक्विड चलाएगा, इसका मतलब कहीं ना कहीं गुरुत्व केंद्र इसका नीचे चलाएगा, कहाँ चलाएगा, नीचे चलाएगा। इसका मतलब क्या है कि लेंथ पहले के पीछे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको अगर नहीं समझे तो इसको एक बार फिर समझाने का प्रयास करो। देखिए समझिए क्या हुआ, ए मान लेते हैं क्या है कोई लिक्विड भरा हुआ इसमें, ठीक ना, और यहाँ मान लेते हैं कि इस तरह से इसका लेंथ है। अब समझिए क्या कि लिक्विड पूरा भरा हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर बीच में इसका कहीं गुरुत्व केंद्र होगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ तक इसका लेंथ था, तो ये लेंथ इतना हो गया। अब क्या हुआ कि पानी से गिर रहा है, पानी गिर रहा है, तो समझिए कि पानी गिरते गिरते मान लीजिए कितना हो गया, कितना हो गया, इतना बचा हुआ है। इसका मतलब क्या है, गुरुत्व केंद्र कहीं यहाँ चलाएगा, यहाँ चलाएगा। तो अब पहले के पीछे देखिए लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया ना, पहले के पीछे क्या हो गया, लेंथ बढ़ गया। जब लेंथ बढ़ जाएगा तो लेंथ पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, मतलब क्या, आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अर्थात कोई गोलाकार बर्तन में द्रव भरा है, उसमें अगर छेद कर दिया जाए, पानी गिरेगा तो लंबाई आभासी लंबाई बढ़ जाएगा, तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोलता है लाइकेन किसके बीच सहजीवी संबंध होता है। लाइकेन बड़ी बार क्वेश्चन पूछाता है, ठीक ना। तो लाइकेन होता है शैवाल और कवक, किसके बीच, शैवाल और कवक। इसको ऐसे याद कर लीजिए, काश काश हमको लाइकेन मिल जाता, पता ना, बोलता है काश ये हो जाता तो ये कर देते। क से कवक, स से शैवाल हो गया, ठीक ना। तो काश क्या होता है, लाइकेन होता है कवक और शैवाल के बीच, बेसिकली सहजीवी संबंध होता है। अब सहजीवी संबंध के बारे में बताते हैं क्या होता है। देखिए ये क्वेश्चन पता है बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है, दरोगा में भी, अलग अलग एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कई बार पूछा गया, समझने का प्रयास करो। देखिए क्या होता है, पहले हम क्या होता है लाइकेन में क्या होता है, कवक और शैवाल दोनों साथ में रहता है। साथ में क्यों रहता होगा, मान लेते हैं कि हम और आप, मतलब हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, दोनों को कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है, तब तो साथ में रह रहे हैं। जब फायदा ना होगा तो क्या रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि कवक और शैवाल क्या होता है, दोनों साथ में रहता है, इसी को बोलते हैं लाइकेन बोलते हैं। दोनों के संबंध जो होता है इसको बोलते हैं सहजीवी संबंध, या इसी को सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं म्यूचुअलिज्म। मतलब दोनों क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। अभी बीपीएससी का 65वीं एग्जाम हुआ था, 65वीं या 65वीं एग्जाम हुआ था, ठीक ना। तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइकेन के बीच कौन सा संबंध होता है, शैवाल और कवक के बीच, और उसमें सिम्बायोटिक रिलेशन और सहजीवी संबंध ऑप्शन में नहीं था, यहाँ था म्यूचुअलिज्म था। तो म्यूचुअलिज्म मतलब क्या होता है, दूसरे को फायदा पहुँचाना। फायदा कैसे पहुँचा तो समझिएगा। देखिए कवक जो होता है ना, कवक ये क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकता। आपको पता है कि जितना भी पेड़ पौधा होता है, हरा पेड़ पौधा होता है खास करके, वो अपना भोजन बनाता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, ठीक ना। तो यहाँ कवक देखिए क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता। जैसे आपने देखिए इस तरह का छाता वाला बोलते हैं ना, छाता, मशरूम वगैरह, यही एक तरह का कवक है, समझिए। और का तो यह क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता, मतलब अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। जब खुद भोजन नहीं बनाएगा तो मर जाएगा। तो वो क्या करता है कि शैवाल के पास जाता है, और शैवाल क्या करता है कि अपना भोजन खुद बना सकता है। तो बोलिए साथे कहलाएगा। देखिए शैवाल अपना भोजन बना सकता है, लेकिन बनावे वाला जो मटेरियल चाहिए वो उसके पास नहीं है। जैसे मान लेते क्या कि हम भोजन बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास चावल दाल नहीं है, तो हम बना पाएंगे। तो हमको कोई चावल दाल देगा तो हम बनाएंगे, अब बनाने के बाद होकरो तन में खा देंगे ना जी, तो फिर क्या हमको देगा। तो यही सहजीवी संबंध होता है। तो यहाँ सवाल क्या करता है कि देखिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है, जल की आवश्यकता होता है। जैसे पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लेगा, जल की आवश्यकता होता है। क्या होता है, जल की आवश्यकता होता है, ठीक ना। उसके बाद ग्लूकोज बनता है और फिर ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो ये जल जो होता है, शैवाल जल में रहता है लेकिन जल को अवशोषित नहीं कर पाता है, ठीक ना। और जल जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो यह कवक क्या करेगा, इसको दे देगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कवक हो गया और यहाँ पर शैवाल हो गया, ठीक ना। तो देखिए क्या करेगा, या समझिए ना, जो हरा हरा देखते हैं ना पानी में ना, वो क्या होता है, शैवाल होता है। समझिए शैवाल क्या करेगा, कवक क्या करेगा, इसको पानी देगा। हालांकि पानी में रहता है शैवाल, लेकिन पानी ग्रहण नहीं करता है, तो पानी देगा इसको, ठीक ना। बदले में भोजन बनाएगा, भोजन बनाने के बाद क्या करेगा, इसको फिर भोजन देगा। तो दोनों को फायदा हुआ, इसको पानी दे रहा है तो पानी मिल जा रहा है, इसको भोजन मिल रहा है। तो इसी को संबंध को बोलते हैं सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशन या म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। समझ में आ रहा है। एक होता है म्यूटेशन होता है। क्या होता है, म्यूटेशन होता है। सुनते होंगे हमेशा कि कोरोना वायरस में म्यूटेशन हो गया। म्यूटेशन मतलब सिंपल ये होता है कि उसके जीन में क्या आता है, परिवर्तन, जीन में क्या आता है, बदलाव आ जाता है। ऐसा गाना सुनते हैं ना, बहुत देखा तो भोजपुरी में किसी न कैसे गाना निकलता, फलानवा बदल गया, चिलानवा बदल गया। मतलब क्या है कि पहले उसका जिस तरह से बिहेव होगा उसमें क्या आ गया, बदलाव आ गया, उसी को म्यूटेशन बोलते होता है ना। देखिए कोई नौकरी किसी को लगता है, देखते हैं उसका एकदम अचानक क्या होता है, बिहेव बदल जाता है। फिर ये भी देखते होंगे कि लेके जा रहा है तो उसका बाप का बिहेव बदल जाता है। उसको बाप को लगता है कि वही नौकरी की तैयारी किया तो वही नौकरी निकाला है। समझ में आ रहा ना।
तो इस तरह से क्या होता है, अपने गुण में परिवर्तन करता है, उसी को बोलते हैं म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो समझते हैं लाइकेन में क्या होता है, कवक और शैवाल होता है। कवक क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, शैवाल फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसलिए दोनों साथ में मिल जाता है। अब क्या होता है, अगला क्वेश्चन पूछेगा कि लाइकेन जो होता है वायु प्रदूषण का संकेतक होता है। देखिए ये लाइकेन है, क्या है, लाइकेन है। लाइकेन क्या होता है, वायु प्रदूषण का संकेतक है। देखिए जहाँ पर क्या होगा, प्रदूषण अधिक होगा, वहाँ इस तरह का नहीं उगेगा। अगर उग रहा है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ प्रदूषण क्या है, कम है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर कौन होता है, तो लाइकेन होता है। आप बता सकते हैं कि जल प्रदूषण का इंडिकेटर कौन होता है। इन्वायरमेंट के जो हम टेस्ट सीरीज लिए थे उसमें क्वेश्चन को बताया गया था, या हमारा नोट्स में भी होगा, तो उसको आप बताइएगा जरूर कमेंट्स में, क्योंकि देखिए स्पून फीडिंग हम करने वाले नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन बीच में पूछेंगे, आपको बताना होगा। तो बताना है कि जल प्रदूषण का इंडिकेटर कौन होता है। हमारे यहाँ इन्वायरमेंट जो पढ़ा होगा बिल्कुल बताएगा, नहीं बताया तो फिर क्लास खुलेगा तो मार भी खाएगा। चलिए अगला, बटलर समिति की नियुक्ति कब किया गया था। तो बटलर समिति का नियुक्ति किया गया था 1927 में, 1927 में। ठीक ना, समझते हैं बटलर समिति क्या था। जैसे आपको दोस्त पता है कि एक क्या था, इंडिया, एक क्या था, इंडिया था। इंडिया में पता है क्या कि कुछ एरिया को डायरेक्ट क्या था, मतलब इंडिया क्या था, ब्रिटेन के कब्जा में था। तो कुछ एरिया को डायरेक्ट इंग्लैंड वाला शासन कर रहा था, उसको ब्रिटिश प्रांत बोलते थे। और कुछ एरिया में क्या था कि यहाँ के राजा महाराजा शासन कर रहा था, उसी को बोलते हैं देसी रियासत या प्रिंसली स्टेट बोलते हैं। ठीक ना, तो क्या हुआ कि 1927 में एक कमेटी बनाया गया, इसको बटलर कमेटी या बटलर समिति बोलेगा। उसको यह स्टडी करना था कि देखिए जो ब्रिटिश साम्राज्य है और भारत के जो देसी रियासत है उसके बीच कैसा संबंध होगा। क्या देसी राज को स्वतंत्र पूर्वक व्यवहार करने का मतलब हक है या नहीं है। तो यहाँ पर बटलर समिति ने बताया कि नहीं, भले आपको अपने क्षेत्र में प्रशासन करने की जिम्मेदारी दिया गया, अलग तरह से प्रशासन कर सकते हैं, लेकिन आप ब्रिटिश साम्राज्य का ही अंग है और ब्रिटिश साम्राज्य से आपको अलग होने का अधिकार नहीं है। तो ये बटलर समिति बोला, तो याद रखिएगा। ठीक ना, चलिए एक और देख समझिएगा। हालांकि बटलर समिति एक और चीज़ है, लेकिन वो आपसे क्वेश्चन पूछने वाला नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। बटलर समिति का एक बार 1972 में गठन किया गया था। ये जो ब्रिटेन में जो होता है ना, जो मेंटली ऑफेंडर होते हैं ना, मेंटली ऑफेंडर जो होते हैं, उनके बारे में कमेटी बनाया गया था। तो वो भी बटलर समिति था, लेकिन वो आपसे पूछेगा नहीं, यही क्वेश्चन पूछेगा, तो याद कर लीजिएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है 1927, यहाँ चर्चा आया था 27 के बारे में और थोड़ा देख लेते हैं। 1927 में क्या था, साइमन कमीशन की नियुक्ति किया गया था। साइमन कमीशन का कहाँ, ब्रिटेन में नियुक्ति किया गया था। और साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, 7 सदस्य। और 7 कौन थे, तो 7 के 7 अंग्रेज थे। ठीक ना, अब अंग्रेज थे इसीलिए इसको बोला गया सफ़ेद कमीशन या व्हाइट कमीशन बोला गया। और चूंकि सारे सदस्य अंग्रेज थे, इस कारण से भारतीय लोगों द्वारा विरोध किया गया। साइमन कमीशन का काम यह था कि भारत में आएगा, भारत की जो मांग है उसको देखेगा कि पूरा किया जा सकता है कि नहीं। ठीक ना, तो इसके लिए यहाँ पर स्टडी करने के लिए इसको नियुक्ति किया गया था। खास करके भारत शासन अधिनियम 1919 जो आया था, 1919 आया था, उसके बारे में स्टडी करना था, तो ये था। ठीक ना, तो भारतीयों द्वारा ऐसा क्या किया गया, विरोध किया गया। तो याद कीजिएगा, साइमन कमीशन में 1927 में हुआ। भारत में कब आया, तो फरवरी 1928 में आया। साइमन कमीशन को सफ़ेद कमीशन बोलते हैं, 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन जब इंडिया में आया था, इसका विरोध किया गया, तो अंग्रेज क्या बोला कि आप हमारे जो कमीशन है इसका विरोध कर रहे हैं, तो ऐसा कीजिए, आप ही कोई ऐसा रिपोर्ट तैयार कीजिए जो सब पार्टी को माने हो। तब क्या हुआ कि नेहरू रिपोर्ट लाया गया। नेहरू रिपोर्ट कब लाया गया, 1928 में लाया गया। 1928 में लाया गया नेहरू रिपोर्ट। और किसकी अध्यक्षता में लाया गया, मोतीलाल नेहरू। हमेशा ऑप्शन में रहेगा जवाहरलाल नेहरू, तो आप गलत हो जाइएगा। ठीक ना, देखिए 1928 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बात करते हैं, तो मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो चल रहा था उसमें क्या था कि मोतीलाल नेहरू का कद बड़ा था। लेकिन 1928 के बाद क्या होता है कि यहाँ से जवाहरलाल नेहरू उनके जगह पर आ जाते हैं। तो ये आप याद कर लीजिएगा। तो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाया गया था। ठीक है, चलिए 1916 की बात करते हैं। ऑप्शन में 1916 था, तो 1916 में क्या था, लखनऊ समझौता हुआ था। क्या होता है, लखनऊ समझौता। इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ था, समझौता हुआ था। मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो गया था। ठीक है, साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो 1907 में क्या हुआ था, फूट गया था, गरम दल और नरम दल में बदल गया था, वो भी यहाँ पर आकर के मिल गया। तो 3 चीज़ हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से गरम दल नरम दल मिल गया, और क्या होता, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच क्या हो गया, यहाँ पर समझौता हो गया। तो याद कर लीजिएगा। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो इसकी अध्यक्षता किया था मजूमदार साहब। तो इसको आप याद कर सकते हैं। ठीक ना, आप पूरा नाम बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मुगल काल में रुपयों की सर्वाधिक ढलाई किसके शासनकाल में हुआ था। तो देखिए, मुगल काल में रुपयों की सर्वाधिक ढलाई जो था औरंगजेब के शासनकाल में किया गया था। किस शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में किया गया था। और मुगल शासन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मुगल शासन को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। आप मुगल शासन का खास करके जो कौन सम्राट का क्या काम था, लाइन कट के इसको हम कैमरा को ऑफ कर लेते हैं।
कौन सा शासक का कौन सा कार्य किया गया था, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्या प्रशासन था, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो पहले मुगल शासन को समझ लेते हैं। मुगल वंश की बात करते हैं तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर था। ठीक है। बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं। हुमायूं के बाद अकबर आया। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद शाहजहां। शाहजहां के बाद कौन? औरंगजेब आया। तो इस सीरीज को आप याद कर लीजिएगा, आप सुझाने के लिए पूछ सकता है। ठीक है ना। बाबर की बात करते हैं तो बाबर को कलंदर की उपाधि दिया गया था, इसको उदारता के लिए, क्योंकि बहुत ही उदार व्यक्ति था, इसलिए इसको कलंदर की उपाधि दिया गया था। बाबर ने अपना आत्मकथा लिखा था, बाबरनामा। आपको बताना है कौन सा भाषा में लिखा था, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। तुर्की भाषा या फारसी भाषा में लिखा था, आपको बताना है। ठीक ना। चलिए, तो बाबर ने अपना आत्मकथा क्या लिखा? बाबरनामा। और यह बाबरनामा जो है, इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। कृष्णदेव राय का आपने नाम सुना होगा, विजयनगर साम्राज्य संबंधित है, उसमें इनकी चर्चा किया गया था। बाबरनामा में बाबर द्वारा यह बोला गया था कि भारत का सबसे जो महान शासक और जो मजबूत शासक है कौन है? कृष्णदेव राय है। तो याद कीजिएगा। एक मुबैयान नामक पद शैली का, इसको बाबर को जन्मदाता ही बोला, तो तभी ये भी याद कर सकते हैं। हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं बाबर का बेटा था। ठीक ना। और 1533 में क्या किया? दीनपनाह नामक नगर की स्थापना किया था। अब बाद में यही दीनपनाह नगर में के अंदर क्या होता है? पुस्तकालय होता है। अब पुस्तकालय के सीढ़ी से, यहाँ सीढ़ी लिखा गया, सीढ़ी से क्या होता है? गिर जाता है, और गिरने के बाद इससे क्या होता है? मौत हो जाता है। ठीक ना। यह बात 1556 की होता है। ठीक है। चलिए, उसके पहले बात करते हैं। देखिए, हुमायूं को बोला था, अपने ज़िंदगी भर भटकता रहा, भटकते भटकते मर गया। ठीक ना। क्योंकि देखिए क्या हुआ कि जैसे ही यह राजगद्दी पे बैठता है तो बाद में क्या होता है कि इसको कई सारा युद्ध करना पड़ता है, जिसमें 2 युद्ध बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें शेरशाह इसको क्या करता? हराता है। एक चौसा का युद्ध, एक को बोलते हैं बिलग्राम या कनौज का युद्ध। तो चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में। कब हुआ था? 1539 में, जिससे हुमायूं के हार हो गया था। इसी युद्ध के बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण किया था। शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण किया था। आपको बताना है कि शेर शाह का बचपन का नाम या शेर खां का बचपन का नाम क्या था, और किसने शेर मतलब उसको जो है शेर खां की उपाधि दिया था, आप ये बता सकते हैं। ठीक ना। बिलग्राम या कनौज का युद्ध 1540 में हुआ था। और इसके बाद क्या हुआ कि शेर शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठा है। शेर शाह दिल्ली गद्दी पर बैठा तो बिलग्राम या कनौज के युद्ध के बाद, इसके बाद बिलग्राम और कनौज युद्ध के बाद क्या होता है कि हुमायूं जो है इंडिया से बाहर चला जाता है। ठीक है। आगे आते हैं। बाद में क्या होता है कि 1555 में जो होता है इंडिया में वापस आता है। ठीक ना। सरहिंद का युद्ध होता है, उसके तहत इंडिया में एंट्री करता है। एक क्वेश्चन पूछेगा, हुमायूंनामा की रचना किसने किया था? तो गुलबदन बेगम ने किया था। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। अकबर की बात करते हैं तो अकबर के बारे में याद रखिएगा कि दीन इलाही धर्म की शुरुआत किसने किया था? अकबर ने किया था। इसके दरबार में दशवंत और बसावन नामक प्रमुख चित्रकार थे, और बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो याद रख सकते हैं। अकबर काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग कहा जाता है। तो ये भी आप मतलब याद कर सकते हैं। ठीक ना। देखिए, ऐसे तो बहुत सारा मुगल वंश से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन जाहिर सी बात है डिस्कस करने का एक सीमा होता है, सारे चीज़ को मैं डिस्कस कर नहीं सकता। ठीक ना। हालांकि थोड़ा थोड़ा मैं और बताता हूँ। देखिए, जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्णयुग बोला जाता है। बोला जाता है कि जहांगीर खुद एक बहुत बड़ा चित्रकार था, और इसके बारे में ये बोला जाता है कि आँख कौन बनाया, नाक कौन बनाया, कान कौन बनाया, अगर अलग अलग चित्रकार भी बनाएगा ना तो बता देता था। शाहजहाँ की बात करते हैं तो शाहजहाँ के समय में बहुत सारा निर्माण कार्य हुआ था, इसी कारण से इसको वास्तुकला का स्वर्णयुग बोलते हैं। ठीक ना। औरंगजेब के समय में बहुत सारा हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया था, याद रख सकते हैं। ठीक है। चलिए, औरंगजेब बीना नामक यंत्र बजाता था, बीना बजाता था, लेकिन अपने दरबार में संगीत को अवैध कर दिया था। मतलब दरबार में से संगीत नहीं होता था। ठीक ना। लेकिन खुद अपने बीना बजाता था। समझिए इसका हिपोक्रेसी है ना। चलिए, अकबर नगाड़ा बजाता था, भी आप याद कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिंदू मनसबदार की संख्या सर्वाधिक किसके समय में था? तो औरंगजेब के समय में था। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है कि 10 साला व्यवस्था या टोडरमल व्यवस्था किसने शुरू किया था? तो अकबर के समय में शुरू किया गया था, राजा टोडरमल द्वारा शुरू किया गया था। तो याद रख सकते हैं। ठीक ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तब क्या होता? देखिए, क्या कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है? पृथ्वी पर पता है कि जिस तरह से आपको जैसे पता है कि कंपोजिशन है क्या, पहले आपको पृथ्वी पर गैसों का कंपोजिशन पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन सा गैस कितना है। देखिए, नाइट्रोजन लगभग कितना है? 78% के आसपास है, और 21% के आसपास क्या होता है? ऑक्सीजन। हालांकि पॉइंट में होता है 20 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन याद कर लीजिएगा 78% क्या होता है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन होता है 21%। मतलब 99% तो यही दो गैस होता है, बाकी समय और होता है। ठीक ना। इसमें एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना है, तो 0.03% है। बिल्कुल आपको याद रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया। 0.03% किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑर्गन को भी चाहे तो 0.93% याद कर सकते हैं। हालांकि 3 क्वेश्चन पूछेगा, नाइट्रोजन कितना होता है एटमॉस्फेयर में, तो 78%, ऑक्सीजन कितना होता है 21 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 0.03 होता है। देखिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड का अपना इंपॉर्टेंट है, इसको रहना भी चाहिए। ठीक ना। लेकिन क्या है कि जिस मात्रा में, उस मात्रा में अगर असंतुलन आ जाता है ना, तब क्या होता है? खराबी होता है। समझिए कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है। पहले नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन का काम क्या होता है? ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है? जलने में सहायक होता है। लेकिन आग बेकाबू न हो जाए तो नाइट्रोजन क्या करता है? उसको
कंट्रोल करने का काम करता है। और ह्यूमन के लिए पता है, कोई भी जीव जंतु होता है उसके लिए क्या है कि ऑक्सीजन बहुत जरूरी है श्वसन के लिए, क्योंकि ग्लूकोज को क्या करता है, तोड़ता है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि जो सन का जो एनर्जी होता है ना, सन का जो एनर्जी होता है उसको क्या करता है, ऑब्जॉर्व करता है। ऑब्जॉर्व करेगा तो फिर क्या होगा, गर्मी पैदा करेगा। मतलब क्या है कि पृथ्वी के टेम्परेचर को बनाए रखने में क्या करता है, सहायता करता है। समझ में आ रहा है। लेकिन ये क्या था कि 0.03% था। अब क्या है कि मनुष्य की अलग अलग गतिविधियों जैसे बहुत सारा क्या गाड़ी वगैरह चलता है ना, मोटर कार वगैरह चलता है, बहुत सारा खनिज संस्थान वगैरह, बिजली वगैरह पैदा होता है। मतलब बहुत सारा क्या होता है, एक्टिविटी किया जाता है। इससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा क्या हो रहा है, निकल रहा है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत सारा निकल रहा है तो समझिए क्या है कि सन की एनर्जी को और ऑब्जर्व करेगा, और ऐसे करते करते क्या हो जाएगा, पूरा पृथ्वी क्या होगा, गर्म होना शुरू हो जाएगा। और जब पूरा पृथ्वी गर्म होना शुरू हो जाएगा, इसी को बोलते हैं वैश्विक तापन। क्या बोलते हैं, वैश्विक तापन बोलते हैं। समझ में आ रहा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का काम क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर नहीं रहता तो क्या होता है, पृथ्वी अत्यधिक ठंडा हो जाता है। ये यूपी पीछे अभी एग्जामिनेशन प्री क्या हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था अगर पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता तो टेम्परेचर पृथ्वी पर कितना रहता, तो -18 डिग्री। समझिए कितना, इतना ठंडा रहता कि हम मनुष्य का जीवन संभव नहीं हो पाता। जैसे पता है कि जम्मू कश्मीर में सेना लोग जो काम करते हैं, -1-2 हो जाता था, कितना ठंडा हो जाता है, जम जाता है। समझिए कि -18 में क्या होता है। समझ में आ रहा। अब देखिए एक और चीज समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड जनरली क्या होता है, वायु प्रदूषक इसको नहीं माना जाता है। ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन में जनरली दिया रहेगा। लेकिन जनरली क्या होता है, मैक्सिमम जो भी वायु प्रदूषण से संबंधित संधि हुआ है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को वायु प्रदूषक नहीं माना गया। तो आप याद कीजिएगा, ठीक है ना। अब और समझने का प्रयास करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य कार्य क्या है, तापक्रम को बनाए रखना। और वैश्विक तापन के लिए, इसको ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा और भी गैस है, लेकिन मुख्य रूप से कौन जिम्मेवार है, कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेवार है। ठीक है। इसके अनुपस्थिति में पृथ्वी का तापक्रम -18 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और सामान्यतः इसको वायु प्रदूषक नहीं माना जाता। तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप क्वेश्चन बताइएगा, तो पृथ्वी, ये तो आपका क्या हो गया, एटमोस्फेयर की में इतना नाइट्रोजन 78% होता है और ऑक्सीजन 21% है। आपको यह बताना है कि पृथ्वी के भूप्रपट्टी जो होता है उसमें ऑक्सीजन का मात्रा कितना होता है। यह क्वेश्चन आप जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, अभी हाल ही में सुएज नहर चर्चा में था। सुएज नहर निम्नलिखित में से किसको किसको जोड़ता है। जैसा कि आपको दोस्तों पता होगा कि सुएज नहर क्या था, उसमें एक जहाज फंस गया था, इस कारण से चर्चा में था। तो देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ठीक है ना। आपको लगेगा ज्योग्राफी से क्वेश्चन आया, लेकिन क्वेश्चन इसलिए आया है कि करंट अफेयर में चल रहा था, मतलब करंट में चल रहा था। तो सुएज नहर देखिए क्या होता है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। इसको ट्रिक याद कर लीजिए, मैंने याद किया था बचपन बोल रहे हैं, मतलब पढ़ता था तो भूसला। हालांकि देखिए पिक्चर देख के याद कर लीजिए तो सब ठीक की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक ना। लेकिन शुरुआती समय में अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो ऐसे याद कर लीजिए, भू से भूमध्य महासागर, लाल से लाल सागर, और सा से हो गया कौन, सुएज नहर। तो सुएज नहर भूमध्य महासागर और लाल सागर को जोड़ता है। अब देखिए सुएज नहर से बहुत सारा क्वेश्चन आ सकते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सुएज नहर की बात करते हैं तो देखिए आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये वाला, ये हिस्सा, इसको और थोड़ा जूम करते हैं, ये वाला हिस्सा। देखिए यही क्या है, सुएज नहर। यही क्या है, सुएज नहर है। यही क्या है, सुएज नहर है। इसी को देखिए यहाँ पर दिखाया गया है आपको, यही क्या है, सुएज नहर। ये क्या है, देखिए इधर मेडिटेरियन सी हो गया, देखिए मेडिटेरियन सी मतलब भूमध्य महासागर, और यहाँ से देखिए पतला रास्ता आया हुआ, इस यहाँ पर लाल सागर में जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, भूमध्य महासागर बोलते हैं। समझ में आ रहा है। सॉरी, सुएज नहर बोलते हैं, मतलब भूमध्य महासागर और लाल सागर को क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है। अब देखिए इसको निर्माण क्यों किया गया था। देखिए पहले क्या था कि अगर यहाँ से इंग्लैंड वालों को अगर इंडिया आना है तो पहले ऐसे होकर आना पड़ता था, ऐसे होकर इंडिया आना पड़ता था, बहुत समय लगता था। लेकिन बाद में क्या किया है कि यहाँ पर देखिए क्या था, यहाँ एक जिब्राल्टर जल संधि, यहाँ पर क्या अटलांटिक महासागर में जिब्राल्टर जल संधि, उसके तहत भूमध्य महासागर में आएगा, फिर कैसे होकर के यहाँ इंडिया चला आएगा। इसको और थोड़ा जूम करके मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए क्या इंग्लैंड वाला अब क्या करेगा, यहाँ से ऐसे आएगा, इसको बोलते हैं जिब्राल्टर जल संधि, अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर को जोड़ता है। और यहाँ से कहाँ आएंगे, ऐसे आएंगे। पेन क्यों नहीं चल रहा है, हाँ ऐसे होकर के अब फिर यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है ना। यही क्या है यहाँ पर, सुएज नहर है। अब चलिए और समझने का प्रयास करते हैं सुएज नहर के बारे में। सुएज नहर कहाँ है, मिस्र में है, इजिप्ट में। आज इसका अधिकार किसका है, मिस्र और इजिप्ट का अधिकार है। इसका निर्माण कब हुआ था, 1859-60 में इसका निर्माण हुआ था। कब निर्माण हुआ था, 1859-60 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक ना। इसका निर्माणकर्ता कौन था, तो उसको बोलते हैं फर्डिनेंड। क्या बोलते हैं, फर्डिनेंड। और मिस्र द्वारा राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो 1956 में किया गया था। निर्माण करने में लगभग 10 साल लग गया था, तो आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक ना। कुछ और जल संधि को मैं आपको मैप के जरिए दिखाने का प्रयास करता हूँ। ठीक ना। देखिए अगर ये सब चीज़ आपको समझना है ना, तो एक एप्लीकेशन होता है, प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, गूगल अर्थ का एप्लीकेशन होता है। ठीक ना। इससे आप बहुत बढ़िया समझिएगा। देखिए सबसे पहले तो कुछ भी लोकेशन देखना है तो इंडिया को देखिएगा। ठीक ना। उसके बाद मैंने क्या बोला, भूमध्य सुएज नहर। तो देखिए यहाँ से इंडिया से जैसे ही यहाँ पर आइएगा, यहाँ पर, ठीक ना, यहाँ पर एक मिनट,
देखिए यहाँ पर जैसे ही आइएगा तो यही देखिए क्या है आपका स्वेज नहर है, यही आपका क्या है स्वेज नहर है। ये आपको दिखाई दे रहा है वाला, यहीं से आपको जो दिखाई दे रहा है वाला, कहाँ चला गया पेन, कहाँ चला गया, यहाँ पर ये देखिए क्या यहाँ पर आपका स्वेज नहर होगी, यही वाला क्या है आपका स्वेज नहर है, ठीक है ना। इस तरह से बहुत सारा जल संधि है, जल संधि से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे देखिए एक तो मलक्का जल संधि के बारे में पूछा जाता है, तो इंडिया की इधर में आइएगा देखिए ये वाला यहीं सा, तो इसको मलक्का जल संधि बोलते हैं। देखिए ये अंडमान सागर और यहाँ से होते हुए कहाँ जाता है, यहाँ पर ये हिस्सा में जाता है, इसको बोलते हैं दक्षिण चीन सागर, ठीक है ना। तो यही क्या है यहाँ पर मलक्का जल संधि है। उस तरह से यहाँ पर ये वाला पूछता है, क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पर देखिए हरमुज जल संधि के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पर्शियन गल्फ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ओमान सागर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका ये वाला ऐसे आता है, इसी को बोलते हैं हरमुज जल संधि। इस तरह से यहाँ पर आपको दिखाई देगा बावल मलडेव जल संधि। देखिए यहाँ पर क्या है लाल सागर हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पर गल्फ हॉर्डन हो गया, यहाँ पर क्या है आपका बावल मलडेव जल संधि होता है, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर देखिए क्या है जिब्राल्टर जल संधि हो गया। मतलब बहुत सारा जो होता है आपको इस तरह से आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए इसको जिब्राल्टर जल संधि बोलते हैं, इसको जिब्राल्टर जल संधि यहाँ पर दिखाई आपको दे रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या कीजिए खुद से एक बार जो है ना लूसेंट में या अलग अलग बुक में या ज्योग्राफी का जो भी आपका बुक होगा महेश बनवाल इत्यादि का, तो क्या कीजिएगा जल संधि जितना होता है उसको एक बार देखने का प्रयास कीजिए। एक जल संधि के बारे में और मैं आपको बता देता हूँ। आपने एक सुना होगा बेरिंग जल संधि, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यहाँ पर क्या बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं, ठीक ना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक ना। तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा जल संधि जो है बेरिंग जल संधि, निम्नलिखित में से कौन सा जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का सबसे नजदीक होता है, ठीक ना। तो ये वाला 180 डिग्री देशांतर का सबसे नजदीक बेरिंग जल संधि होता है। उसमें आपका बहुत सारा ऑप्शन दिया रहेगा। तो एक बार जब तक खुद से नहीं देखिएगा ना तो स्पून फीडिंग से आपको नहीं होने वाला, खुद से इसको देखिएगा, बहुत मतलब अच्छा एप्लीकेशन है, ठीक है ना। चलिए उम्मीद करता हूँ इस लेसन से आपको जरूर मदद मिला।